तन्हाई एक अजीब चीज है। पहले डर लगता है, फिर आदत पड़ जाती है। लेकिन सोचो, क्या होगा अगर सच में तुम दुनिया के आखिरी इंसान हो? फिर एक दिन कोई तुम्हारी दुनिया में कदम रखे, एक अजनबी जो जीने की नई उम्मीद लाता है। मगर सब कुछ तब बदल जाता है जब एक तीसरा शख्स दस्तक देता है, और तभी शुरू होती है जिंदगी की असली जंग। कहानी शुरू होती है एक वीरान शहर के नजारों से, जो रेडिएशन की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुका है। लगभग पूरी आबादी खत्म हो चुकी है, और जो थोड़े लोग बचे हैं वो किसी तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं। एन बर्डन एक प्रोटेक्टिव सूट पहनती है और शहर के अंदर जरूरी सामान लेने जाती है। जब वो सामान इकट्ठा कर लेती है तो अपने फार्म हाउस लौट जाती है। उसका घर एक हरा भरा घाटी में है, जो पहाड़ों और घने जंगल से घिरा हुआ है। ये जगह रेडिएशन से इफेक्ट नहीं हुई है, इसलिए यहाँ जिंदगी नॉर्मल है। जैसे ही एन अपने घर पहुँचती है, वो अपना सूट उतार लेती है और अच्छे से नहाती है ताकि रेडिएशन उसके शरीर से हट जाए। फिर वो इकट्ठा की गई सप्लाईज से खाना बनाती है, खाती है और सो जाती है। अगली सुबह एन अपने कुत्ते के साथ निकलती है अपनी बिछाई हुई ट्रैप्स चेक करने, लेकिन तभी उसका कुत्ता कुछ महसूस करता है और अचानक भाग जाता है। एन उसे देखकर तुरंत उसके पीछे जाती है। जल्दी ही वो एक अजीब सी गाड़ी के पास पहुंच जाती है, जहां एक आदमी, जॉन लूमिस, एक प्रोटेक्टिव सूट पहने खड़ा होता है। एन एक दूरी से छुपकर उसे देखने लगती है। जॉन अपने आसपास कोई खतरा होने का पता लगाने की कोशिश करता है। उसका ट्रैकिंग डिवाइस दिखाता है कि इस जगह पर रेडिएशन नहीं है। ये देखकर वो खुशी से अपना सूट उतार लेता है। जॉन गहरी सांस लेता है, सुकून महसूस करता है और पास की झील में कूद जाता है। ये देखकर एन घबरा जाती है। वो तुरंत उसकी तरफ भागती है और जोर से चिल्लाती है, पानी से बाहर निकलो। एन को अचानक अपनी तरफ आते देख जॉन घबरा जाता है और अपनी बंदूक उस पर तान देता है, लेकिन एन तुरंत कह देती है कि वो उसे कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आई है। वो समझाती है, तुम्हें ये पानी नहीं छूना चाहिए था, ये रेडिएशन से भरा हुआ है जो शहर से यहाँ आया है। ये सुनते ही जॉन डर जाता है। वो तुरंत झील से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेडिएशन उसके शरीर में घुस चुका था। उसका पेट खराब होता है, वो उल्टी करने लगता है। कमजोर होते ही जॉन गाड़ी की तरफ भागता है। वो एक इंजेक्शन निकालता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है। जॉन के हाथ कांप रहे थे, इंजेक्शन लगाने में परेशानी हो रही थी। एन ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी मदद की। जॉन अब यकीन कर चुका था वो ज्यादा देर नहीं जिएगा। वो एन से विनती करता है, अगर मैं मर जाऊं मेरी बॉडी जला देना। लेकिन एन इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो उसे बैकयार्ड में ले जाती है, अच्छे से साफ करती है ताकि रेडिएशन का बचा खुचा असर भी खत्म हो जाए। फिर वो उसे अंदर ले जाती है। अगले कुछ दिन मुश्किल होते हैं। उसकी तबीयत बिगड़ती रहती है। एन लगातार दवाइयां देती है, उसका ध्यान रखती है। एक रात जॉन को तेज बुखार चढ़ता है, दर्द से तड़पता है। एन ठंडा पानी इस्तेमाल करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। वो बेहोश पड़ा रहता है। कुछ दिन बाद उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। एक शाम जॉन होश में आता है। दोनों घर के बाहर बैठे होते हैं। एन एक पुराना फोटो एल्बम निकालती है। वो जॉन को अपने भाई के बारे में बताती है, जो सप्लाईज लेने गया था, वापस नहीं आया। फिर वो अपने पिता के बारे में बताती है, जो रेडिएशन पॉइजनिंग से बच नहीं पाए। अगली सुबह जब एन खेती का काम कर रही होती है, जॉन उसके पास आता है और उससे उसके बंद पड़े ट्रैक्टर के बारे में पूछता है। एन बताती है कि ये तभी बंद हो गया था जब ईंधन खत्म हो गया था। जॉन एक पास वाले गैस स्टेशन का जिक्र करता है और वहां जाने का सुझाव देता है। एन पहले शंका करती है क्योंकि बिना बिजली के फ्यूल पंप कैसे चलेगा, लेकिन जब जॉन कहता है कि वो हाथ से फ्यूल निकाल सकते हैं तो एन तैयार हो जाती है। एन और जॉन गैस स्टेशन की तरफ निकलते हैं। वहां एन सफलतापूर्वक अपने ट्रैक्टर के लिए फ्यूल भर लेती है। थोड़ी देर बाद एन घर लौटती है और जॉन का शुक्रिया अदा करती है। वो मानती है कि उसने कभी हाथ से फ्यूल पंप करने का विकल्प सोचा ही नहीं था। जॉन समझता है और कहता है, शायद अकेले रहने की वजह से तुमने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, या फिर शायद तुम बस थोड़ी सी बेवकूफ हो। वो मजाक में कहता है। फिर वो अपने अतीत के बारे में सोचता है और एन से साझा करता है कि किस तरह सरकारी बंकर में रहना उसके लिए एक रुके हुए जीवन जैसा था। उसे महसूस होता था कि उसकी जिंदगी बस एक जगह अटक गई है। वो बताता है कि उसने अपनी गाड़ी और रेडिएशन प्रूफ सूट इसलिए बनाया था ताकि वो दुनिया को दोबारा देख सके, एक बार फिर आजादी महसूस कर सके, भले ही इसमें उसकी जान का जोखिम हो। जैसे जैसे जॉन की तबीयत सुधरने लगती है, वो धीरे धीरे एन की सीधी सादी और गांवों वाली जिंदगी की आदत डालने लगता है। एक दिन एन उसे एक पास के तालाब ले जाती है, जो रेडिएशन से बिल्कुल सुरक्षित है। वहां वो एक बड़ी मछली पकड़ती है और दोनों मजे से बैठकर एक साथ डिनर का आनंद लेते हैं। जॉन महसूस करता है कि उसका एन से मिलना किसी वरदान से कम नहीं है,
ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसा वो अपने बंकर से निकलते वक्त ढूंढ रहा था। जैसे जैसे ठंड का मौसम पास आने लगता है, एन जिक्र करती है कि उन्हें खुद के लिए ज्यादा खाना जमा करना पड़ेगा। पिछले साल वो लगभग भूख से मरने वाली थी। वो चाहती है कि फ्रीजर फिर से काम करना शुरू करें ताकि वो तालाब से मछलियां पकड़कर स्टोर कर सके। वो बताती है कि पहले उसके पास एक जनरेटर था, लेकिन अब वो खराब हो चुका है। ये सुनकर जॉन एक बार फिर अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स का इस्तेमाल करने की सोचता है। वो जनरेटर रूम जाता है और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जनरेटर चलने का नाम ही नहीं लेता। तभी उसके दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो एन को झरने के पास ले जाता है और उससे अपना आइडिया शेयर करता है। क्यों ना हम अपनी बिजली खुद बनाएं। वो समझाता है कि अगर वो पानी के फ्लो से घूमने वाला एक बड़ा व्हील बनाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। एन को ये आइडिया बहुत पसंद आता है और दोनों तुरंत वापस घर लौटते हैं ताकि इस प्लान पर काम कर सकें। जॉन समझाता है कि व्हील बनाने के लिए काफी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ आसपास के पेड़ इसके लिए सही नहीं है, इसलिए उन्हें कहीं और से लकड़ी का जुगाड़ करना होगा। वो सुझाव देता है कि पास वाली चर्च तोड़कर उसकी लकड़ी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सुनते ही एन गुस्से में मना कर देती है। वो बताती है कि जब वो अकेली थी तब इस चर्च ने उसे हिम्मत दी थी। ये चर्च असल में उसके पिता ने बनाया था, जो यहाँ प्रीस्ट थे। जॉन उसकी भावनाएं समझता है और अपना प्लान ड्रॉप कर देता है। दोनों अब जनरेटर के लिए कोई और तरीका ढूंढने लगते हैं। एक दिन जब एन खेती कर रही होती है, तब जॉन एक छोड़ा हुआ सुपरमार्केट ढूंढ लेता है। वहाँ जाकर वो शराब पीने लगता है। जब एन उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचती है, तब तक वो पूरी तरह नशे में होता है। वो एन से अजीब तरीके से बात करने लगता है और उसका व्यवहार बुरा हो जाता है। एन किसी तरह उसे वापस घर ले आती है, लेकिन उसका ये रूड बिहेवियर उसे अंदर से दुख पहुंचाता है। अगली सुबह जॉन अपनी रात के व्यवहार के लिए एन से माफी मांगता है। वो कहता है कि वो अपने रिश्ते को सुधारना चाहता है। एन उसे जल्दी माफ कर देती है और कहती है कि वो उससे नाराज नहीं है। जॉन का मूड ठीक करने के लिए एन एक अच्छा डिनर बनाती है ताकि दोनों अच्छा वक्त बिता सकें। उस रात एन एक वाइन की बोतल खोलती है और पीने लगती है। जॉन हैरान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि एन कभी अल्कोहल नहीं लेती, लेकिन फिर भी दोनों डिनर एंजॉय करते हैं और रात भर एंजॉय करते हैं। बाद में एन उसे अपने कमरे में ले जाती है और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगती है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, लेकिन तभी जॉन रुक जाता है। वो कहता है, अगर हमने ये किया तो सब कुछ बदल जाएगा, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। अगली सुबह जब एन अपने कुत्ते के साथ पहाड़ियों पर चल रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक नए आदमी केलेब से होती है। वो बहुत ज्यादा प्यासा और कमजोर दिख रहा था, जैसे कई दिनों से भूखा हो। वो बिल्कुल अजनबी था, लेकिन एन को उसकी हालत देखकर बुरा लगता है और वो उसे अपने फार्म हाउस ले जाती है। जॉन नया आदमी देखकर चौंक जाता है और तुरंत अपनी राइफल निकाल लेता है, लेकिन एन उसे शांत करती है और कहती है वो हमारे लिए खतरा नहीं है। केलेब फिर अपनी कहानी बताता है। वो एक माइन में दूसरे लोगों के साथ रह रहा था, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद रेडिएशन वहाँ तक पहुँच गया। डर और टेंशन की वजह से उसके दोस्तों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। वो किसी तरह वहाँ से बचकर भाग आया। रेडिएशन से बचने के लिए केलेब वहाँ से भाग गया और किस्मत से यहाँ तक पहुँच गया। बाद में एन जॉन से अकेले में बात करती है और कहती है कि केलेब को घर के अंदर रखना चाहिए। जॉन पहले मना करता है, लेकिन उसकी कोई चलेगी नहीं, क्योंकि ये एन का घर है। उसी रात डिनर के दौरान दोनों आदमी अपनी अपनी कहानियां बताते हैं कि कैसे उन्होंने इस तबाह हो चुकी दुनिया में जीने की कोशिश की। जॉन एक हॉरर स्टोरी शेयर करता है। जब वो नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तब उसकी मुलाकात एक छोटे लड़के से हुई जो रेडिएशन से बीमार हो चुका था। लड़के को पता था कि उसकी हालत और बिगड़ने वाली है, इसलिए उसने जॉन से विनती की कि वो उसकी दुख भरी जिंदगी खत्म कर दे। जॉन को लड़के के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने उसकी बात मान ली। उसने उसे मार दिया और उसका शरीर रास्ते के किनारे छोड़ दिया। डिनर के बाद एन केलेब को उसका कमरा दिखाती है और कहती है कि आराम से सो जाए। जॉन उन्हें साथ देखकर थोड़ा जेलस हो जाता है। वो एन को वार्न करता है कि नए आदमी पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हमें उसके पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। जॉन को केलेब की कहानी पर शक होता है। अगर वो सच में माइन में काम कर रहा था तो रेडिएशन से कैसे बच गया? लेकिन एन इस बात पर संकोच में पड़ जाती है। वो गुस्से में पूछती है, तुमने पहले उस रेडियो एक्टिव लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया? जॉन बिल्कुल चुप हो जाता है, फिर हिम्मत जोड़कर एक हैरान कर देने वाला सच बताता है। वो लड़का और कोई नहीं, तुम्हारा भाई था। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि मुझे मजबूरन उसकी सफरिंग को खत्म करना पड़ा। ये सुनते ही एन के आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन वो समझती है कि जॉन के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो दुख के साथ लेकिन दिल से उसे माफ कर देती है। अगली सुबह जॉन और केलेब शिकार पर जाते हैं, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी टेंशन होती है। बातें करते वक्त केलेब मेंशन करता है कि उसका धर्म भी एन जैसा ही है। वो एन की सोच और उसकी हिम्मत की तारीफ करता है, जो जॉन को अंदर ही अंदर जलन महसूस करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इन सब टेंशन के बावजूद दोनों मिलकर एक जंगली जानवर का शिकार कर लेते हैं और उसे घर ले जाते हैं।
शाम को डिनर के दौरान वो फिर से वाटर व्हील प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। केलेब चर्च की लकड़ी यूज करने के आइडिया के खिलाफ होता है। वो कहता है कि ये एक प्रार्थना का स्थल है और इसे तोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बड़ा सरप्राइज होता है। एन अपनी सोच बदल लेती है। वो कहती है शायद भगवान चाहता है कि हम ये बिजली बनाए क्योंकि यही हमारी जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। अब वो तैयार है कि चर्च के वुड्स का यूज करें ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर किया जा सके। केलेब कहता है कि वो एन की चॉइसेस की इज्जत करता है। वो कहता है कि एन को पूरा हक है अपनी मर्जी से जीने का, चाहे वो उसके साथ हो या किसी और के। एन उसकी बात सुन के थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। अगले दिन वाटर व्हील प्रोजेक्ट पर काफी प्रोग्रेस होती है। इस खुशी में तीनों पॉन्ड के पास कैंडल लाइट डिनर रखते हैं। डिनर के बाद वो एक फन गेम खेलते हैं। केलेब एक बॉटल पानी में फेंकता है और एन और जॉन उसे ढूंढने की रेस लगाते हैं। जॉन बहुत अच्छा स्विमर नहीं था तो वो तुरंत गिव अप कर देता है। एन बॉटल तक पहुंच जाती है लेकिन वो उसके हाथ से फिसल जाती है। केलेब उसकी स्विमिंग स्किल्स देखकर इम्प्रेस हो जाता है। वो उसकी मदद करने के लिए पानी में उतरता है। जब एन और केलेब मिलकर बॉटल ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी किनारे पर खड़ा जॉन उन दोनों को घूर रहा होता है। उसके अंदर जलन की एक आग जलने लगती है। जैसे ही एन पानी से बाहर आती है केलेब सीधा कह देता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है। एन ये सुनकर एकदम शॉक हो जाती है लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर खुशी भी दिखाई देती है। दोनों अपने कमरे की तरफ जाते हैं ताकि इस बारे में और बात कर सकें। लेकिन जॉन इतना ज्यादा नशे में होता है कि जैसे ही वो बिस्तर पर गिरता है तुरंत बेहोश हो जाता है। एन जो इस वक्त किसी का प्यार महसूस करना चाहती थी उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन जॉन चिढ़कर कह देता है मुझे अकेला छोड़ दो। एन का दिल टूट जाता है। निराश होकर वो चुपचाप केलेब के कमरे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसके मन में दोनों आदमियों को लेकर उलझन चल रही होती है। वो दरवाजा नॉक करने में झिझक रही होती है लेकिन तभी केलेब खुद दरवाजा खोलता है और एन का हाथ खींचकर उसे अंदर ले जाता है। दोनों एक दूसरे को पास लाने लगते हैं और उस रात वो एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह एन और केलेब ब्रेकफास्ट टेबल पर साथ बैठे होते हैं जो जॉन को और बेचैन कर देता है। बाद में जॉन और केलेब वाटर व्हील पर काम करने के लिए निकलते हैं। रास्ते में जॉन केलेब से एक अजीब बात कह देता है, तुम्हारी वजह से ही मुझे समझ आया कि मैं एन से कितना प्यार करता हूँ। केलेब उसकी इस बात से थोड़ा अजीब महसूस करता है इसलिए वो चुप रहता है। लेकिन उनके बीच जो भी टेंशन हो उसके बावजूद दोनों मिलकर वाटर व्हील का काम पूरा कर लेते हैं और उसे सही जगह पर लगा देते हैं। जब केलेब वाटरफॉल पर चढ़ रहा होता है तब उसका पैर फिसल जाता है और उसके भारी रेडिएशन सूट की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जॉन तुरंत रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है केलेब को नीचे गिरने से बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं जॉन को एक अजीब सी फीलिंग होती है। उसे महसूस होता है कि केलेब के अंदर उसके लिए नफरत है। एक पल के लिए जॉन सोचता है अगर यह सिचुएशन उलटी होती तो क्या केलेब भी उसे बचाता, और फिर सीन चेंज होता है। जॉन अकेला घर लौटता है। एन उससे मिलती है और कन्फेस करती है कि पिछली रात उससे गलती हो गई थी क्योंकि वो बहुत नशे में थी। जॉन उसे माफ कर देता है और कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम अकेली महसूस कर रही थी। फिर वो मेंशन करता है कि केलेब चला गया नए लोगों और सेटलमेंट्स की तलाश में। लेकिन एन के दिल में एक अजीब सा डाउट उठता है। उसे ये बात सही नहीं लगती। वो तुरंत बाहर जाकर देखने लगती है लेकिन जब उसे कहीं भी केलेब का कोई निशान नहीं मिलता तो उसके अंदर एक डर बैठ जाता है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा होता है, कहीं जॉन ने कुछ किया तो नहीं। अगली कुछ दिन एन उदास रहती है। एक शाम एन देखती है कि जॉन ने जनरेटर की वायरिंग कनेक्ट कर दी है। अब वाटर व्हील की पावर से पूरा सिस्टम चल रहा था। घर की बिजली वापस आ जाती है जो देखकर एन बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह वो स्टोरेज एरिया जाती है जहां उसकी नजर एक पुराने पियानो पर पड़ती है। ये वही पियानो था जो पहले चर्च में था। जॉन ने इसे वापस लाकर यहाँ रखा था जब उन्होंने चर्च तोड़ने का फैसला किया था। एन पियानो बजाने लगती है और धीरे धीरे अपनी म्यूजिक में खो जाती है। कुछ देर बाद जॉन भी उसके पास आकर उसे देखने लगता है लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शर्मिंदगी होती है। उसे एहसास होता है कि एन सच जान चुकी है। उसके दिल में ये बात बैठ गई है कि जॉन ने केलेब को मार दिया। उसका जॉन पर जो विश्वास था वो टूट चुका है। फिल्म का अंतिम सीन एन के पियानो बजाने के साथ आगे बढ़ता है। वो अपना दुख और निराशा अपनी धुन के जरिए बयां कर रही होती है। जॉन चुपचाप सुन रहा होता है। वो समझ चुका था कि एन के इमोशंस का बोझ कितना गहरा है और अब उनके बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा।